Hi students, I am Yossi Sinha. My dear student, during the effect of coronavirus, it becomes very difficult to survive our life, especially in education system. My dear students, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 12th क्लास का जो लेक्चर है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पर। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो मैसेज किए व्हाट्सएप पर कि सर 11th के लिए भी स्टार्ट कीजिए। तो मैं सोचा कि ठीक है, मैं 11th का भी बनाना स्टार्ट मैं कर रहा हूँ, है ना। 11th का भी इस लॉकडाउन में कम से कम घर बैठे स्टूडेंट्स अपना फायदा उठाइए, है ना। तो चलिए, मैं केमिस्ट्री का 11th का इसका इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूँ। आज का जो क्लास है सिर्फ इंट्रोडक्शन का क्लास है। हम लोग कैसे, इंट्रोडक्शन का मतलब हो गया कि आपका एक समरी मिलता है केमिस्ट्री का कि केमिस्ट्री क्या होता है, कैसे पढ़ना है ना, ये सारा चीज। तो बिल्कुल पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छा से देखिएगा, समझ गए आप। फ्रेश माइंड होकर के देखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बहुत सारा स्टूडेंट कुछ कमेंट कहते कि सर मेरा तो वीक है केमिस्ट्री, 10th में अच्छा नहीं हुआ, है ना। चाहे कोई भी रीजन हो, बहुत सारा उसके पीछे रीजन हो सकता है अच्छा नहीं होने का। तो देखिए स्टूडेंट, 11th एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको रिकवरी करने का चांसेस मिलता है, ठीक है ना। रिकवरी आप यहाँ कर सकते हैं। जैसे अगर 10th में 9th में अगर अच्छा नहीं भी हुआ तो 11th एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप पे चांस मिल सकता है रिकवरी करने का। आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना, संभाल सकते हैं उस चीज को। लेकिन अगर 11th में आप अच्छा नहीं कर पाए तो फिर कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा आपको रिकवरी करने का। समझ गए बात। तो इसको आप जो मैं बोल रहा हूं बस उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो एकदम इत्मीनान से आप समझ जाइए कि मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, है ना। अब सभी को समझना है कि मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं केमिस्ट्री, क्योंकि मैं जो आपको बतलाऊंगा बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से, एटम क्या होता है वहां से मैं स्टार्ट करूंगा, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हाँ, केवल ये चीज है कि जैसे जो लेक्चर 1 है, लेक्चर 2 है, सिस्टमेटिक देखना। सिस्टमेटिक आप अध्ययन कीजिएगा तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। और जहां कभी प्रॉब्लम हो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर, है ना, व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये कि सर यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुआ, मैं जरूर उसका सॉल्यूशन करूंगा। ओके, थैंक यू। तो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री फॉर 11th क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, जब केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं तो देखिए केमिस्ट्री का मतलब क्या है। जैसे इसमें एक वर्ड है केमिया। केमिया, केमिया इज ए ग्रीक वर्ड। कहाँ का वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है केमिया, जिसका मतलब होता है सॉइल। जिसका मतलब होता है सॉइल होता है। हम लोग उसको सॉइल बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं, और उसको ग्रीक में क्या कहा जाता है? केमिया कहा जाता है, ठीक है। तो केमिया का मिस्ट्री, मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य। मिस्ट्री का मतलब उसका सीक्रेट, रहस्य। तो मिट्टी का रहस्य जानना ही क्या कहलाएगा? केमिस्ट्री। ये हुआ केमिस्ट्री। केमिया प्लस मिस्ट्री, मिट्टी का रहस्य। तो केमिया प्लस मिस्ट्री, दिस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। मतलब यह हुआ कि ग्रीक के वासी, ग्रीक के रहने वाले लोग जब मिट्टी पर जब रिसर्च किया, जब वो लोग रिसर्च किए तो उन्होंने देखा कि मिट्टी में बहुत तरह का मिस्ट्री छुपा हुआ, बहुत तरह का रहस्य छुपा हुआ है, ठीक है ना। तो किस तरह का रहस्य है, उस रहस्य को जानना, जब डिटेल में उस रहस्य को, रहस्य में उस प्रॉपर्टीज को
जानना ही क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। वो किस तरह का रहस्य है, सारा चीज हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स आपको क्लियर करते हैं कि किस तरह का इसमें रहस्य को हम लोग स्टडी करेंगे, किस तरह का प्रॉपर्टीज को हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो मेन प्रॉपर्टीज है केमिया का वो है इट इज अ, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज है मिट्टी का, इट इज अ लाइफ प्रोड्यूसर, लाइफ प्रोड्यूसर, जीवन दाता जिसको बोलते हैं। मिट्टी अपने आप में क्या होता है, जीवन दाता होता है। जैसे हमारे पूर्वज बतलाए हम लोग को कि जो हमारा शरीर है मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी का बना शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, है ना। यहाँ अच्छे अच्छे फिलोसफर के द्वारा ही कहा गया है, हमारे यहाँ ऋषि मुनि ऐसा बोले थे कि हमारा जो शरीर है मिट्टी का बना हुआ है, और बॉडी इज मेड अप ऑफ सॉइल एंड फाइनली इट विल बी डिजॉल्व इनटू सॉइल। मतलब मिट्टी का बना शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, है ना। जब मैं छोटा था ये बात मुझको समझ में नहीं आ रही थी कि मिट्टी का कैसे बना हुआ है शरीर, या मैं आपसे पूछूं कि शरीर मिट्टी का बना हुआ है तो आप भी कहेंगे कि सर मिट्टी का कहाँ बना हुआ है ना, कहाँ मिट्टी का बना है। इसको तो स्मार्ट हम लोग बनाते हैं, स्मार्ट बनाने के लिए तो एक बार एक कॉस्मेटिक चीज लगा रहे हैं, मिट्टी कहाँ है ना। मिट्टी से तो हम लोग नफरत कर देते हैं, नफरत करते हैं। थोड़ा सा बॉडी में मिट्टी लगा उसको हटाइए, है ना, एकदम क्लीन रहना चाहते हैं, स्मार्ट बनना चाहते हैं, मिट्टी से इतना नफरत। लेकिन है किसी का बना हुआ है, मिट्टी का ही बना हुआ है। कैसे बना हुआ है समझिए। देखिए जैसे मान के देखिए क्या रिलेशन है लाइफ का मिट्टी से। जैसे सपोज डैट मिट्टी है, देखिए सॉइल है, इस सॉइल में किसी भी चीज का एक सीड ले लीजिए, जैसे मैंगो का सीड ले लो ना, आम का गुठली, तो उस सीड को अगर हम किसी ग्लास के या किसी कंटेनर में रखते हैं सीड को, तो 2 साल 5 साल कुछ भी रखो ज्यों का त्यों रहेगा, इसमें किसी तरह का चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन इसी सीड को अगर हम यहाँ पर ले आए, यानी कि सॉइल के कांटेक्ट में ले जाए, मिट्टी के कांटेक्ट में ले जाते हैं, सॉइल यहाँ पर आप देखिएगा कुछ ही दिनों के बाद ये क्या हो जाता है, ग्रीनिश हो जाता है, प्लांट बन जाता है। प्लांट हो गया, ग्रीनिश हो गया, लाइफ इसमें मिल गया। जो सीड देखने में आपको कैसा लग रहा था, नॉन लिविंग लगता था, देखने में लगता था कि इसमें कोई जान नहीं है, नॉन लिविंग लगता था, बट मिट्टी के कांटेक्ट में जैसे आया ग्रीनिश हो गया। यहाँ पर रख रहे थे तो यहाँ कोई चेंजिंग नहीं आया, लेकिन मिट्टी का कांटेक्ट में आया तो ग्रीनिश हो गया, बड़ा हो गया, ग्रोथ आ गया इसमें। तो ग्रोथ देने का काम किसने किया, मिट्टी का। देखिए लिविंग हो गया, इसमें लाइफ मिल गया, इसको है ना, श्वास ले रहा है, ग्रोथ आ रहा है। तो श्वास देने का काम किसने किया, मिट्टी ने किया। तो लाइफ दिया कि नहीं, लाइफ मिल गया इसको। तो अब देखिए ये जो प्लांट है, इस तरह से जब प्लांटेशन हुआ यहाँ पर, एक प्लांट जो है बहुत बड़ा ट्री बन जाता है। तो इस तरह से जब प्लांटेशन यहाँ हुआ तो यहाँ पर अर्थ पे क्या हो गया, इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ। जब इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ, इन्वायरमेंट जब बना तो उसके बाद हम लोग के लाइफ की उत्पत्ति हुई, तब हम लोग का लाइफ मिला, है कि नहीं, तब लाइफ मिला। क्यों, अब जैसे समझ में, अगर पहले ही लाइफ मिलता, ये सब नहीं होता, इन्वायरमेंट यहाँ नहीं होता अर्थ पे, तो हम लोग श्वास कैसे ले पाते। अगर प्लांटेशन नहीं होता तो श्वास कैसे लेते, कभी संभव ही नहीं था। तो लाइफ का डायरेक्ट रिलेशन किससे है, मिट्टी से। क्योंकि अगर मिट्टी नहीं होता तो प्लांटेशन नहीं होता, प्लांटेशन नहीं होता, इन्वायरमेंट नहीं होता, इन्वायरमेंट नहीं होता तो लाइफ भी नहीं होता, है ना। तो लाइफ का डायरेक्ट रिलेशन कहाँ से है, सॉइल से। तो सॉइल जीवन दाता हुआ, जीवन देने का काम इसने किया। इसलिए कहा गया है कि हमारा जो बॉडी है सॉइल का बना हुआ है, सारा चीज इसी में से, बहुत सारा इसमें मिनरल है, उसी से, है ना, हम लोग तैयार हुए, हमारा बॉडी तैयार। और देखिए प्रॉपर्टी मैं बतला रहा हूं, और सेकंड प्रॉपर्टी मैं बतला रहा हूं।
एज ए मेडिसिन, एज ए मेडिसिन। अब मिट्टी एक मेडिसिन है, मेडिसिन का काम करता है। कैसे? देखिए, हमारे पूर्वज, मतलब मैं बहुत पहले, मैं 100 ईयर पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 200 ईयर पहले की बात कर रहा हूँ। उस समय कोई एंटीसेप्टिक नाम का, कोई डिटॉल वगैरह ये सब नहीं होता था, है ना। तो अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो वहां पर आजकल हम लोग क्या करते हैं, डिटॉल लगाते हैं, कोई भी एंटीसेप्टिक लगाते हैं वहां पर। लेकिन पहले के लोग मिट्टी लगा लेते थे। ब्लीडिंग हो रहा था, ब्लीडिंग लगा लिया, ब्लीडिंग बंद। इसका मतलब है कि मिट्टी में एंटीसेप्टिक नेचर है। और मैं दे रहा हूँ प्रैक्टिकल एग्जांपल, वो तो चलिए मैंने बहुत पहले की बात है, प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम में भी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे देखिए, बहुत सारा कंपनी है जो कि कॉस्मेटिक चीज बना रही है, बहुत सारा प्रोडक्ट उसका आ रहा है, कहता है कि यहाँ पे जैसे बात करने के समय हम लोग साबुन का यूज करते हैं, है ना। तो एक पर एक मार्केट में साबुन है, उससे हम लोग स्नान करते हैं। एक पर एक शैम्पू आ गया, तो उससे हम लोग स्नान करते हैं। क्या कहता है कि डैंड्रफ फ्री बाल रखेगा, इसको यूज कीजिए, डैंड्रफ फ्री बाल रखेगा। लेकिन उसके चक्कर में क्या हो गया कि डैंड्रफ फ्री तो नहीं किया, लेकिन हेयर फ्री जरूर कर दिया, है ना। आपके पास, आपके सामने ही एग्जांपल है कि एक पर एक मैं कॉस्मेटिक चीज लगाया और देखिए डैंड्रफ फ्री कर दिया। डैंड्रफ फ्री क्या करेगा, डैंड्रफ तो नहीं हटा पाया, हेयर फ्री जरूर कर दिया। हाँ, जब हेयर नहीं रहेगा तो डैंड्रफ तो नहीं रहेगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से तो पहले के लोग क्या करते थे कि स्नान भी करते थे तो मिट्टी से स्नान करते थे। तो मिट्टी से स्नान करने पर एकदम बिल्कुल डैंड्रफ फ्री। आज भी एक मुल्तानी मिट्टी आती है, बिल्कुल एकदम, उससे आप स्नान अगर कीजिएगा तो डैंड्रफ तो हटा ही देगा और ठंडा ठंडा कुल कुल भी रखेगा, है ना। ओरिजिनल ठंडा ठंडा कुल कुल तो रखता है। आप स्नान कीजिए उससे, आई साइट मैंने आंख की रोशनी भी उससे बढ़ता है। इसका मतलब क्या हो गया कि आयुर्वेदिक उसमें नेचर है, मेडिसिन का नेचर है, ठीक है। तो एक मेडिसिन का तरह काम कर रहा है। और मैं एक और एग्जांपल में बतला रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी में बतला रहा हूँ सॉइल का। कि जैसे सपोज दैट अगर एक सिटी बॉय है, दो बॉय है, एक सिटी बॉय शहर का लड़का और एक है विलेज में रहने वाला लड़का। विलेज में क्या बता सकते हैं कि दोनों का फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा किसका होगा, बतलाइए। प्रैक्टिकल एग्जांपल में दे रहा हूं, फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा किसका होगा, सिटी बॉय का होगा या विलेज बॉय का होगा, है ना। किसका होगा, विलेज बॉय का होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है डायरेक्ट इसका ये जो अगर खेलता भी है तो मिट्टी में खेल रहा है ना। मतलब पलता बढ़ता है कहाँ, मिट्टी में बढ़ रहा है। तो डायरेक्ट मिट्टी, उसके बॉडी का कांटेक्ट डायरेक्ट मिट्टी से हो रहा है। और हम लोग जानते हैं कि मिट्टी में कैल्शियम है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, बहुत सारा चीज है मिट्टी में। तो डायरेक्ट कांटेक्ट आ रहा है ना। आप देखे होंगे रेसलर्स जो कुश्ती लड़ने वाले होते हैं, रेसलर्स लोग जो होते हैं, आपको देखिएगा तो अखाड़ा होता है, वहां पर कुश्ती लड़ते हैं, तो डायरेक्ट कांटेक्ट मिट्टी से आ रहा है। और स्टार्ट करने के पहले मिट्टी लगाते हैं। ये आपका, तो एक तरह से कहिए कि डायरेक्ट उसका जो केमिकल है, कुछ जो उसमें जो कंपोनेंट्स है, वो बॉडी के कांटेक्ट में आ रहा है, वो स्ट्रेंथ प्रदान कर रहा है, फिजिकली स्ट्रेंथ बढ़ाता है। यहाँ मिट्टी के तो बात ही नहीं है ना। सिटी बॉय में मिट्टी, थोड़ा सा मिट्टी लगा उसको हटा देते हैं, और उसके जगह पर क्या लगाते हैं, उसके जगह पर लगाते हैं पॉन्ड्स पाउडर लगाते हैं, है ना। पॉन्ड्स लगाते हैं, स्मार्ट बनना चाहते हैं पॉन्ड्स। लेकिन विलेज के लिए ओरिजिनल पाउडर कौन है, मिट्टी है, सॉइल है। सॉइल ये ओरिजिनल पाउडर है, सॉइल।
इसीलिए इसका फिजिकल, हाँ एडवांस माइंड जरूर इसका होगा सिटी बॉय का, लेकिन फिजिकली स्ट्रेंथ इसका ज्यादा। ठीक है, तो यह चीज हो गया। तो यहाँ भी देखिए एक टॉनिक का काम कर रहा है, मेडिसिन सॉइल अपने आप में एक टॉनिक का काम कर रहा है। मतलब टॉनिक तो नहीं, मतलब एक जरूर एक ऐसा इसमें कंपोनेंट है जो फिजिकली स्ट्रेंथ देता है। क्लियर हो गया? चलिए अब मैं कुछ आपको ये सबसे कुछ क्लियर हो गया होगा। ये सब जो चीजें हैं इस सब को जानना ही केमिस्ट्री कहलाता है। तो कई क्वालिटी है सॉइल का। अब जरा देखिए, अब मैं बात कर रहा हूं थोड़ा सा यूनिवर्स। आवर एंटायर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ एंटिटीज, फर्स्ट मैटर एंड सेकंड इज एनर्जी। यानी कि हमारा जो यूनिवर्स है वो दो प्रकार के वस्तु के मिलने से बनी हुई है, एक मैटर, सेकंड एनर्जी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये सब केवल एक हम माइंड पर आपको लाने के लिए मैं ये सब मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो एक मैटर हो गया, फर्स्ट आपका मैटर है और सेकंड आपका एनर्जी, सेकंड एनर्जी। अब जैसे देखिए मैटर में मल्टीप्लाई कर दें एनर्जी से, तो दिस इज इक्वल टू यूनिवर्स। ये यूनिवर्स अगर एक भी कंपोनेंट को अगर हम जीरो कर दें तो सारा चीज जीरो हो जाएगा, है कि नहीं ऐसा? क्योंकि एनर्जी है, तो एनर्जी तो हम लोग जानते हैं कि फ्री स्टेट में रहता नहीं है, उसके लिए कुछ बॉडी होना चाहिए। जैसे पेन है, अब पेन है इसको मैं तोड़ रहा हूँ, ये नहीं टूटा, इसका मतलब है कि इसमें एनर्जी है। तो एनर्जी किस में है? इसके लिए क्या है? एक बॉडी होना चाहिए। तो एनर्जी होने के लिए एक बॉडी होना चाहिए। अब बॉडी किसके कारण है? एनर्जी के कारण है। तो एक दूसरे का कंप्लीमेंट हो गया, है ना? विदाउट एनर्जी देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर, एंड विदाउट मैटर देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी। एक दूसरे का कंप्लीमेंट हो गया, एक दूसरे का पूरक हो गया। तो चलिए अब मैटर की मैं बात कर रहा हूं। तो मैटर का ऐसे मेनली 3 स्टेजेस होता है, सॉलिड, लिक्विड और थर्ड आपका है गैसेस। सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड हो गया आपका गैसेस हो गया, एंड ऐसे फोर्थ स्टेज प्लाज्मा को माना गया। प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर, लेकिन उतना ज्यादा हम लोग के यहाँ पर डिस्कस नहीं करना है। मेनली हम लोग को ऐसे मेन सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 चीज है। अब इतना सारा मैटर को पढ़ने के लिए, ताकि इजी वे में हम लोग पढ़ सकें, इसके लिए 2 क्लासिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, 2 क्लासिफिकेशन में हम लोग टोटल मैटर को पढ़ लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन कितना है? 2 क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, एंड सेकंड इज केमिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट फिजिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड इज केमिकल क्लासिफिकेशन। अब क्वेश्चन ये है कि फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ेंगे और केमिकल में क्या पढ़ेंगे। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे जो 3 मेन है, सॉलिड भी इसी में पढ़ लेंगे, लिक्विड भी पढ़ लेंगे और गैस भी पढ़ लेंगे। ये तीनों जो मेन स्टेट है हम लोग को कहाँ पढ़ना है? फिजिकल क्लासिफिकेशन में। देन अब क्वेश्चन ये होता है कि केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ेंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब इसको थोड़ा सा बड़ा है केमिकल क्लासिफिकेशन, इसको मैं फिर से, आप लोग इसी के नीचे लिखिएगा, मैं यहां से लिख रहा हूं केमिकल क्लासिफिकेशन। इसमें भी आपका
तीन तरह का है। फर्स्ट में एलिमेंट्स है, सेकेंड कंपाउंड्स है, और थर्ड आपका मिक्सचर है। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर। एलिमेंट्स इज ऑफ थ्री टाइप्स, सब आप पढ़े होंगे, लेकिन केवल मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं ताकि एक माइंड पर ये सब सारा चीज आ जाए, है ना। फर्स्ट में मेटल, सेकंड नॉन मेटल, और उसके बाद मेटलॉइड। देखिए इंट्रोडक्शन क्या होता है। इंट्रोडक्शन एक जस्ट लाइक क्या है कि कास्टिंग है। जैसे फिल्म जब स्टार्ट होती है तो उसके लिए पहले क्या होता है, कास्टिंग आता है ना, कास्टिंग आता है। वहीं से पता चलता है कि फिल्म किस तरह का है। तो या दूसरे तरह से कह सकते हैं कि डोर है, एक तरह से केमिस्ट्री का डोर ही है, दरवाजा, क्योंकि डोर से ही पता चलता है कि अंदर में क्या होगा, कैसा होगा, है ना। अंदर में बहुत कुछ भी है। वो डोर जो है आपका अगर अच्छा नहीं है, अच्छा मतलब फैंसी नहीं है, या ओल्ड टाइप का लग रहा है, तो लग रहा है कि यहीं से डोर से ही पता चलता है कि अंदर में कैसा होगा, है ना। तो डोर इंट्रोडक्शन क्या है, जस्ट लाइक ए डोर। तो ये डोर से ही पता चलेगा कि केमिस्ट्री क्या होने वाला है, समझ गए। तो डोर से स्टार्ट कीजिए, डोर अच्छा रखिए। तो चलिए, तो एलिमेंट्स आपका तीन तरह का हो गया, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। उसी प्रकार से कंपाउंड है। कंपाउंड्स इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट होता है होमो एलिमेंट्री कंपाउंड्स। होमो एलिमेंट्री, जो सेम एलिमेंट के द्वारा कंपाउंड बनेगा वो होमो एलिमेंट्री कंपाउंड। और सेकंड होता है हेट्रो एलिमेंट्री। हेट्रो एलिमेंट्री जो डिफरेंट एलिमेंट से बनेगा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, H2O है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, इससे बना है, तो डिफरेंट है। तो इसको हम लोग बोलेंगे हेट्रो एलिमेंट्री कंपाउंड बोलेंगे, है ना। जैसे ये आपका H2 हो गया, O2 हो गया, ये सेम वाला है H2O2, ये हो गया जैसे H2 हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, इस तरह का, ना, इस तरह का कंपाउंड है। मिक्सचर, मिक्सचर इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर। और सेकंड क्या है, यहां लिख देता हूं, सेकंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो मिक्सचर इज आल्सो ऑफ टू टाइप्स, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर कहलाएगा कि जब वैसा दो कंपाउंड, दो या दो से अधिक कंपाउंड्स आपस में मिक्स होता है तो मिक्सचर कहलाता है, विदाउट एनी रेशियो। यहाँ पर तो जो दो एलिमेंट फिक्स रेशियो में बनता है, जैसे H2O है तो हाइड्रोजन का 2 पार्ट, ऑक्सीजन का 1 पार्ट, ये फिक्स रेशियो में कंपाउंड होता है। लेकिन मिक्सचर के लिए कोई फिक्स रेशियो नहीं है, जितना मैंने उतना मिलाइए। जैसे वाटर आप ले लीजिए, शुगर ले लीजिए, है ना, दोनों को मिलाइएगा। ऐसा नहीं कि कोई फिक्स्ड क्वांटिटी में मिलाना है, नहीं, मिक्सचर ही हो गया। चाहे थोड़ा मिलाइए, ज्यादा मिलाइए, एक दूसरे में मिलाना है, मिक्सचर कहलाता है। हाँ, ये चीज है कि दो तरह का मिक्सचर हो गया। एक होमोजीनस, होमोजीनस का मतलब ये हो गया कि दो कंपाउंड कुछ इस तरह से मिलाना है ताकि पूर्ण रूप से कंप्लीटली मिक्स हो जाए, such that their constituent particles can't be seen, है ना, with naked eye। जिसका constituent particle, है ना, naked eye से, खुली आंखों से जो दिखाई नहीं दे, यानी कि पूर्ण रूप से मिल जाए। जैसे वाटर में शुगर मिलाते हैं तो पता नहीं चलता है देखने वालों को कि इसमें शुगर मिला हुआ है या क्या मिला हुआ है। इसका मतलब है कि होमोजीनस। हेट्रोजीनस मिक्सचर हो गया कि दो कंपोनेंट, दो कंपाउंड्स मिलाइए, कंप्लीटली नहीं घुले, यानी कि दिखाई दे, जैसे वाटर में सैंड डाल दिए, बालू डाल दिए, है ना, पता चल जाएगा। या कुछ ऑयल वगैरह वाटर में डाल दीजिए, पता चलता है ऊपर में, है ना, इमल्सन टाइप का हो जाता है। तो इस तरह के जो चीज है तो वो हो गया हेट्रोजन, जो दिखाई दे, पता लगे कि हाँ इसमें ये चीज डाला हुआ है, तो हो गया
हेट्रोजेनियस में चल गया। तो इतना फर्क हो गया। तो अब हम लोग को देखिए केमिकल क्लासिफिकेशन में इतना सारा सब्सटेंस आ गया, इतना सारा मैटर का क्लासिफिकेशन आ गया केमिकल क्लासिफिकेशन में। अब जरा देखिए कि इतना जो मैटर है, इतना सारा, इस सारा चीज, इस सारा सब्सटेंसेस किस तरह से बना हुआ है, कौन कौन कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के मिलने से बना हुआ है, उसकी कंपोजिशन किस तरह से की गई है, उसका फिजिकल केमिकल नेचर क्या है, और साथ ही साथ इस सभी में किस तरह का एनर्जी है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन, कंपोजिशन, फिजिकल केमिकल बिहेवियर एज वेल एज एनर्जी, इतना सारा चीज जब डिटेल स्टडी करेंगे इस सारा चीज को, क्या कहलागा, दिस इज कॉल्ड केमिस्ट्री कहलाता है। ये केमिस्ट्री है, ये सारा चीज का स्टडी करना केमिस्ट्री कहलाता है। चलिए अब यहाँ पर डेफिनेशन आता है केमिस्ट्री का। अब मैं यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ, केमिस्ट्री का डिफाइन यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो डेफिनेशन लिखिए केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तो लिखेगा इट इज ए दैट ब्रांच ऑफ, इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with जिसमें अध्ययन किया जाता है, डील्स विद माने अध्ययन करना, जिसमें अध्ययन किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशंस, कंपोजिशन, कॉमा दे दे के लिखेगा कंपोजिशन, फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर, फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स, फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर्स ऑफ बिहेवियर ऑफ फिलामेंट्स एज वेल एज साथ ही साथ और एक टर्म है एज वेल एज एनर्जी, एज वेल एज एनर्जी एसोसिएटेड विद एलिमेंट, एसोसिएटेड विद एलिमेंट। एक डेफिनेशन हो गया। फिर से देखिए इट इज ए दैट ब्रांच ऑफ साइंस, इस साइंस को वह ब्रांच है विच डील्स विद, जिसमें अध्ययन किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन माने अवयव होता है, तो कौन कौन अवयव के मिलने से बना हुआ है, उसकी रचना किस तरह से, कंपोजिशन रचना किस तरह से की गई है, फिजिकल और केमिकल बिहेवियर उसका कैसा है, और साथ ही साथ उसमें किस तरह का एनर्जी है। इस सारा चीज हम लोग जब पढ़ेंगे एक केमिस्ट्री होता है। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप 10th में जब केमिस्ट्री पढ़े होंगे वहां पर एक ही केमिस्ट्री था, है ना, लेकिन यहाँ थोड़ा सिलेबस ज्यादा है, बहुत तरह का, उसमें एकदम बिल्कुल डिटेल में स्टडी करना है। तो जब डिटेल में स्टडी करेंगे तो उसके लिए तो एक ब्रांच से कम नहीं चलेगा, है ना। तो यहाँ पर 11th में, उसी तरह से 12th में भी पढ़ेंगे। 3 ब्रांचेज होता है, 3 ब्रांचेज होता है केमिस्ट्री का, ठीक है। तो सब मैं आइडिया दे दूंगा, क्या कहाँ पर क्या पढ़ना है, कौन सा ब्रांच में क्या पढ़ना है, सारा आइडिया मैं इंट्रोडक्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री का 3 ब्रांचेज, फर्स्ट होता है फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। सेकंड होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एक ही में मिला करके लिखना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड थर्ड इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
ये 3 ब्रांचेज हो गया केमिस्ट्री का 11 है ना, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है? अब केमिस्ट्री में तो आप जान गए कि कुछ फैक्टर था, जैसे आपका यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना था, अन्य अवयव के बारे में, कंपोजिशन, फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर, फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर और एनर्जी। इतना सारा फैक्टर को पढ़ना था केमिस्ट्री में। अब मैं जरा बतला रहा हूं कि फिजिकल में क्या पढ़ना, इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ना, ऑर्गेनिक में क्या पढ़ना। तो चलिए फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल फिजिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को वह ब्रांच है जिसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन, कंपोजिशन और एनर्जी, ये 3 फैक्टर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिखिए, इट इज दैट ब्रांच, इट इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की ब्रांच हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, which deals with constitutions, composition, as well as energy associated with element. Associated with elements. केमिस्ट्री को वह ब्रांच है, फिजिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को वह ब्रांच है जिसमें क्या क्या, कॉन्स्टिट्यूशन, कंपोजिशन और एनर्जी, 3 फैक्टर के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे फिजिकल में। तो क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या होता है कंपोजिशन, मैं एक एग्जांपल से मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक सोडियम है, सोडियम है ना, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11, एटॉमिक मास होता है 23, 11, 23। अब ये जो है यहाँ पर ये एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक नंबर, और ऊपर में क्या हो गया, एटॉमिक मास हो गया। तो अब जब सोडियम एटम है तो हम लोग जानते हैं कि इसमें 3 फंडामेंटल पार्टिकल तो कम से कम होगा ही, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऐसे इसके अलावा बहुत सारा टेनी पार्टिकल्स होता है ना, पॉजिट्रॉन होता है, मेसॉन होता है, वो सब आगे बतलाएंगे। लेकिन मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स 3 होता है। कौन कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 चीज होता है। तो इसमें कितना प्रोटॉन्स होगा, कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा और कितना न्यूट्रॉन्स होगा, ये आप बता सकते हैं। ठीक है, मैं एक फॉर्मूला बतला देता हूँ। चलिए फॉर्मूला को याद रखिएगा कि जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन को स्टैंडर्ड हम लोग मानते हैं। जितना प्रोटॉन की संख्या होगा, है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो उसमें प्रोटॉन को हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल टू होता है। जितना प्रोटॉन्स होगा उसको उतना ही एटॉमिक नंबर माना जाएगा। कोई भी एलिमेंट है XYZ, उसका एटॉमिक, अगर उसमें प्रोटॉन की संख्या 30 है, इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर 30 होगा। क्लियर? तो एटॉमिक नंबर
किसके इक्वल हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल हो गया। अब आइए, क्योंकि प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज रखता है ना, तो हम लोग जानते हैं कि एटम जो होता है न्यूट्रल होता है, बाय नेचर न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल होने के लिए क्या होगा, जितना पॉजिटिव होगा उतना निगेटिव भी होगा। तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एटम में इक्वल होगा। जब तक न्यूट्रल है तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा। तो लिखेंगे इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एटॉमिक नंबर से आप, अगर एटॉमिक नंबर मालूम है तो उससे आप दो फायदा उठा सकते हैं। जैसे कभी कभी यह होता है ना, मॉल वगैरह में आप जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो रहता ना कि एक टी शर्ट खरीदिए तो दो टी शर्ट उस पर क्या मिल रहा है, या एक सामान कोई चीज खरीदते हैं तो दो उस पर गिफ्ट मिल जाता है, फ्री में मिल जाता है। यहाँ भी वही चीज है, एटॉमिक नंबर से दो चीज मिल रहा है। एटॉमिक नंबर जानिए, दो चीज निकालिए, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या। बहुत आसान हो गया। नहीं, किसी का ना एटॉमिक नंबर है 20, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम ले लो, एटॉमिक नंबर है 20, 20 नंबर है, ये मालूम हो गया, तो उससे आप दो चीज निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब प्रोटॉन भी उसमें 20 है, इलेक्ट्रॉन भी 20 है। एक चीज जानो, दो चीज मुफ्त में मिल रहा है ना। ऐसा है, कंपनी कभी कभी ज्यादा से ज्यादा सेल करने के लिए कुछ न कुछ जो है आइडिया निकाल लेती है। तो यहाँ भी वही चीज है, एटॉमिक नंबर जानिए, दो फायदा उठाइए। कौन कौन, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालिए, है ना। जबरदस्त। देखो वही चीज बहुत इंटरेस्टिंग। साइंस क्या है, बोर होने का चीज नहीं है। अगर आप बोर हो रहे हैं इसका मतलब आप साइंस नहीं पढ़ रहे हो, एकदम बिल्कुल एंजॉय करते हुए पढ़ना है ना। जहां पर आप देखिए कि मन नहीं लग रहा उसको रोकिए, है ना। देखिए बिना, जब तक माइंड अलाउ नहीं कर रहा है, आप एक्सेप्ट, यहाँ पर मेमोरी फुल आपका हो गया तो कैसे एक्सेप्ट कीजिएगा उसे, है ना। तो वहीं पर आप रोकिए, उसको स्टॉप कीजिए। उसके बाद फिर 10 मिनट 15 मिनट फिर माइंड फ्रेश कीजिए। मैंने उसको, वायरस को हटाइए, वायरस यहाँ से जो वायरस है ना, पढ़ते पढ़ते वायरस आ जाता, उसको हटाइए, फिर उसके बाद आगे का पढ़िए। ये साइंस है पढ़ना, ठीक है, इंटरेस्ट लेकर के पढ़िए। तो अच्छा, हाँ, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो आप निकाल सकते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे आप निकालेंगे, तो उसके लिए मैं सेकंड आपको तरकीब बतला रहा हूँ, है ना। टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी टेक्निक अपनाइए। हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू होगा एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास अगर मालूम है, एटॉमिक नंबर मालूम है, तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब मैं इसका यूज कर रहा हूं यहां पर। अब देखिए, अगर सोडियम की मैं बात करूं तो प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, हाउ मेनी प्रोटॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन सोडियम एटम। तो कितना होगा, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक नंबर के इक्वल है। एटॉमिक नंबर कितना है, 11, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन मस्ट बी इक्वल टू 11, और प्रोटॉन की संख्या अगर 11 है तो मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा आपका, 11 होगा। दोनों चीज मालूम हो गया, है ना। कितना चीज है ना, इजी वे में आप जान रहे हैं। 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन। अब रह गया न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, तो न्यूट्रॉन की संख्या हो गया एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास मालूम है 23 में से माइनस कर दीजिए एटॉमिक नंबर 11, कितना बच गया, तो तीनों चीज आपका निकल गया। अब यहां से क्लियर हो गया, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये तीन चीज आप निकाल दिए इसमें। अब क्लियर हो रहा है
कि सोडियम का कंपोजिशन, जो सोडियम एटम था इसका कंपोजिशन किस तरह से किया गया है, तो 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, 12 न्यूट्रॉन के मिलने से क्या बनी हुई है, सोडियम बनी हुई है। तो यही कंपोजिशन हो गया। और ये जो आप प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जो देख रहे हैं ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ये सब कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है, ये सब को कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलेंगे। अब इतना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के मिलने से सोडियम बनी हुई है। उसमें कंस्टिट्यूएंट अगर 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, 12 न्यूट्रॉन है, तो इससे क्या बना हुआ है, सोडियम। कंपोजिशन हो गया है ना, 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, 12 कंस्टिट्यूशन भी हो गया और कंपोजिशन हो गया। बाकी बच गया आपका क्या, एनर्जी। 3 चीज है ना, कंस्टिट्यूशन, कंपोजिशन और एनर्जी। तो एनर्जी आप देखिए, जैसे मान करके चलिए, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब जब मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस रेगुलरली, है ना, अपने ऑर्बिट में। अब जैसे मान करके चलिए कि मैं आपका एग्जांपल दे रहा हूं, समझिएगा ना आपको। जैसे सपोज डैट कोई आप जैसे पार्क है ना, पार्क बनी हुई है, उसके चारों तरफ से, जैसे मान लेते हैं कि पार्क है, चारों तरफ से वॉकिंग करने के लिए बना हुआ है, रोड टाइप का। अब मैं आपसे कहूं इसको राउंड मारिए, है ना, जैसे आप पटना का गांधी मैदान ले लो, बहुत बड़ा उसका एरिया है। अगर मैं कहूं कि उसको राउंड मारना है, कितना राउंड मार सकते हो बोलो, है ना, बोलिए अपने स्ट्रेंथ के अनुसार। चलो 1 राउंड, बहुत स्ट्रेंथ है ना, एकदम हॉर्लिक्स वगैरह पी रहे हो, है ना, बॉर्नवीटा, तो 2 राउंड मारेंगे, है ना। तीसरा राउंड में क्या होगा, आप बैठ जाओगे। जब आप बैठ जाओगे, क्यों बैठ गए, क्यों बैठ गए, पहले आप जैसे राउंड मारे, 1 राउंड मारे, दूसरा राउंड मारे, तीसरा में आप क्या हो गए, बैठ गए। क्यों बैठ गए, क्योंकि एनर्जी आपकी लॉस कर गई, है ना। चलिए लॉस करके फिर मैं आपको बूस्टअप करने के लिए, एनर्जी को बढ़ाने के लिए मैं आपको दे रहा हूं ग्लूकोन डी। देखते हैं क्या कहता है, एक्स्ट्रा एनर्जी, है ना, यानी कि एकदम जंप कर जाता है। आप देखे होंगे ऐड वगैरह ग्लूकोन डी का, एकदम जंप कर जाता है, एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाता है ना। आप लोग को आया होगा, आप लोग फील कीजिएगा, है ना, लगता होगा कि कहाँ पर किसको मारे, किसको पीटे, है ना, इतना एनर्जी आ जाता है ग्लूकोन डी पीने से। कंपनी यही दावा करती है कि तुरंत एनर्जी आ जाता है। तो अब यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि आप 2 राउंड मारे, तीसरा में बैठ गए, क्योंकि एनर्जी वहां पर क्या हो गई, फिर एनर्जी चाहिए, फिर, है ना, मेंटेन होगा, बॉडी मेंटेन करेगा, फिर आप दौड़ सकते हैं। यहाँ भी तो वही चीज है एटम में, है ना, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रही है। जब लगातार रिवॉल्व कर रही है, इसका मतलब है कि इसमें भी एनर्जी होगा, बिना एनर्जी को तो रिवॉल्व करेगी नहीं, एनर्जी होगा। अभी कितना एनर्जी होगा ये आप फिजिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर आगे मिलेगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कैलकुलेट वहां पर कर सकते हैं। मैं बतलाऊंगा कि कितना एनर्जी होता है घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का, सारा चीज पढ़ना। तो इस तरह की जो चीजें हैं कहाँ पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री में। अब क्लियर हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बतलाइए एटम किस चीज से बनी हुई है, तो किस चीज से बनी हुई है, पेन से। किस चीज से, पेन से बनी हुई है। सर क्या आप बोल रहे हैं, पेन से कैसे, आइटम पेन से कैसे बनी हुई है, पेन से बनी हुई है, आपको विश्वास नहीं है ना, तो क्या आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, अरे इतना मैं पढ़ा रहा हूँ तो झूठ, है ना, झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, पेन से ही बनी हुई है। कैसे पेन से बनी हुई है, देखिए ये पेन है, PEN,
PEN मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब समझ आया पेन? हाँ, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से बनी हुई है ये पेन है ना। वो पेन नहीं, उस पेन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इस पेन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बनी हुई। ये था फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? तो हम लोग तीन फैक्टर तो इसमें पढ़ लिए फिजिकल में। बाकी क्या बच गया? फिजिकल और केमिकल बिहेवियर, है ना। फिजिकल और केमिकल बिहेवियर किसमें हम लोग पढ़ेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। कोई भी सब्सटेंस, उसका फिजिकल नेचर कैसा है ना, सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है ना, उसका कलर कैसा है, ये सारा चीज, है ना। केमिकली का मतलब है कि वाटर में डाल करके देखो कोई भी सब्सटेंस का घुलता है कि नहीं घुलता है ना। उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये सारा चीज जानना। जिस ब्रांच में जानना, डेफिनेशन इट इज दैट branch of chemistry which deals with physical and chemical behavior. Physical and chemical behavior of elements. Physical and chemical behavior of elements. ये चीज हम लोग पढ़ेंगे। पैरा चेंज करके लिखिएगा। इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी ऑल्सो स्टडी, हम लोग ये भी अध्ययन करते हैं, वी ऑल्सो स्टडी अबाउट वेरिएशन ऑफ melting and boiling points. Melting and boiling points. Of film. ठीक है, तो इस तरह का चीज मतलब मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, पूरा केमिकल क्या है, ये सारा चीज हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। जैसे सपोज दैट, जैसे मान लीजिए कि वाटर है, तो वाटर का डेंसिटी कितना होगा, वो 1 ग्राम पर ml होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो 100 डिग्री सी होता है। कलर इसका कैसा है, कलरलेस होता है। ये सारा चीज जब डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे तो जहां पर किया जाएगा वो वही क्या कहलाएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर हो गया? अब बाकी बच गया आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, तो देखिए 5 फैक्टर था, है ना। ये सारा चीज तो हम लोग दोनों में पढ़ लिए, फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में। अब तो कुछ बचा नहीं। अब क्वेश्चन है कि तब ऑर्गेनिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो कुछ बचा ही नहीं फैक्टर। इसीलिए कहा जाता है कि इट इज अ स्पेशल ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है एक स्पेशल ब्रांच है, एक सेपरेट ब्रांच है केमिस्ट्री का, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ते हैं।
किसके बारे में? कार्बन का जितना भी कंपाउंड्स है उसको हम लोग स्पेशल ब्रांच में पढ़ते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब क्वेश्चन ये है कि सर कार्बन के लिए स्पेशल इतना क्यों खातिर, है ना, इतना वेलकम किया जा रहा है, एकदम स्पेशल इस पर क्यों ऐसा किया जा रहा है ना, इसको स्पेशल रेस्पेक्ट क्यों दिया जा रहा है कार्बन को, कि कार्बन के कंपाउंड्स को एकदम अलग ब्रांच में पढ़ते हैं, तो फास्फोरस के ब्रांच क्यों, फास्फोरस के कंपाउंड्स को क्यों नहीं पढ़ते हैं, सल्फर के कंपाउंड्स को क्यों नहीं पढ़ते, है ना, इस सारा चीज जानेंगे धीरे धीरे जब ऑर्गेनिक, जब स्पेशल पढ़ेंगे। अभी तो केवल एक डिफिनेशन दे रहे हैं, ठीक है ना, कुछ तो सेक्रेट्स बना करके रखो, है ना, कुछ रहस्य भी रहना चाहिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में देखिए, इट इज अ स्पेशल ब्रांच, इट इज अ स्पेशल ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, स्पेशल ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about the compounds of carbon, compounds of carbon only, सिर्फ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ा जाता है। हालांकि और कुछ ऐसा नहीं है कि पूरे कंपाउंड्स के इसमें पढ़ लें, कुछ एक्सेप्शन भी है कार्बन का, है ना, एक्सेप्शन तो सभी चीज में रहता है। इसमें लिखेगा एक्सेप्ट ऑक्साइड, जितना भी कार्बन का ऑक्साइड है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब हो गया। इट इज सल्फाइड, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, कार्बोनेट, कार्बोनेट को CO3 2- ऐसे होता है कार्बोनेट आयन, देखिए कार्बन का है बट इसको नहीं पढ़ते हैं। बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट होता है H का मतलब बाई हो जाता है और CO3 एक होना, इसको बाइकार्बोनेट बोलते हैं। एंड हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड HCl, मतलब ये सब एक्सेप्शन है। ऑक्साइड छोड़ दीजिए कार्बन का, सल्फाइड छोड़ दीजिए, कार्बोनेट छोड़िए, बाइकार्बोनेट छोड़िए, हाइड्रोजन साइनाइड, इतना चीज को छोड़कर बाकी जितना भी कंपाउंड्स है कार्बन का सबको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, बोलेंगे, और उसको जहां पढ़ा जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इसे एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, जैसे कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लीजिए, जैसे CH4 हो गया, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, है ना, इथीन हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, CH3COOH, एसिटिक एसिड हो गया, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन ये सब जो एक्सेप्शन में रखे हैं वो इसमें हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जो इसमें नहीं है वो सब चल जाएगा इनऑर्गेनिक में, जो ऑर्गेनिक नहीं है वो इनऑर्गेनिक है इसमें। तो ये सब चीज ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल स्टडी में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, तो कि एक स्पेशल ब्रांच बना हुआ है। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो पूरा केमिस्ट्री तो आप पढ़ ही लिए, है ना, पूरा केमिस्ट्री पढ़े ना, अरे फिजिकल भी पढ़ लिए, इनऑर्गेनिक भी पढ़ लिए, ऑर्गेनिक भी पढ़ा दिए, तो पूरा केमिस्ट्री तो खत्म हो गया क्या। चलिए यही था आपका इंट्रोडक्शन था केमिस्ट्री का। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का क्लास करेंगे, आगे का लेक्चर देखेंगे, ठीक है। तो देखिए हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, स्पेशली 11th वाले बच्चों को बहुत ज्यादा हड़बड़ा जाता है, कैसे, है ना, क्या करें क्या नहीं, बिल्कुल आपको पेशेंस भी रखना है। मैं जो पढ़ाऊंगा बिल्कुल सिस्टमेटिक, ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक चलो आज शुरू कर दिया कल कोई, एकदम सिस्टमेटिक आइटम से मैं शुरू करूंगा। आपको मान के चलना है कि आज ही से मैं केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मान करके चलना है, ठीक है। और जहां भी कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, प्रॉब्लम तो आना, देखिए साइंस का काम ही है प्रॉब्लम लाना। प्रॉब्लम अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब आप अच्छा सा स्टडी नहीं कर रहे हैं,
क्योंकि साइंस का काम ही है ना। प्रॉब्लम आएगा तो उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो अगर कहीं अगर प्रॉब्लम आए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है ना, तो व्हाट्सअप नंबर उसी नंबर पे मेरा व्हाट्सअप चलता है, उस पर आप ये कीजिए। हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा, जैसे जो आप पढ़ रहे हैं वहीं पर कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट करने से ये हमको लगता है और जो भी प्रॉब्लम आएगा मैं जरूर सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का टॉपिक लेकर के। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।